नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम वर्सेस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया, अपेक्षा ये की जाती है कि वो लोगों के सामने प्रतिदिन सत्य को परोसेगा। जब पत्रकारिता के जो कोर्सेज होते हैं वहां भी यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि आपको वही पेश करना है जो आप देख रहे हो, जो घट रहा है। जैसे कि सरकारी कामकाज में जब कोई सीजर किया जाता है, जब्ती की जाती है, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको पंचनामा कहा जाता है, एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है। उस एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कहा जाता है, जो वहां पर घट रहा है शब्द बाय शब्द आपको वहां पेश करना है, यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद तो यही की जाती है, पर हम एक आदर्श दुनिया में नहीं जीते हैं, हम बायस्ड प्रेजुडिस्ड दुनिया में जीते हैं। यहां पर कोई आइडियल स्टेट नाम की चीज नहीं है। अंग्रेजों का जमाना था तो उस समय भी उद्योगपति थे, और ज्यादा करके उद्योगपति एक दो को छोड़ के सारे के सारे राय बहादुर हुआ करते थे। उनको अंग्रेज सरकार अपना पिट्ठू होने के नाते ये उपाधि दिया करती थी कि ये राय बहादुर सेठ, ये सेठ वो, इस ढंग के रैंक मिला करते थे। लेकिन लोग सोचते थे कि राय बहादुर मतलब बहुत बड़ा, लेकिन हकीकत ये कि राय बहादुर का मतलब आप सरकार की चापलूसी करते हो, सरकार के पिट्ठू हो और उनके साथ में हो। नाम राय बहादुर हट गया, पर आज भी राय बहादुरों की कमी नहीं है भारत के उद्योगपतियों में। पहले वो शायद इतनी अखबारें नहीं चलाते थे या इतने मीडिया आउटलेट नहीं होते थे जितने अब हैं। सिर्फ मुकेश अंबानी के 70 मीडिया आउटलेट हैं, एट मिनिमम मैं बात कर रहा हूं। उसमें टेलीविजन चैनल्स भी हैं, कुछ अलग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और कई अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 70 मीडिया आउटलेट हैं। अडानी ने भी एक खरीद लिया जिसका नाम एनडीटीवी है, और बाकी भी जो बचे हुए काफी जो मीडिया आप चैनल्स आप देखते हैं, वो कहीं से भी आपको अनबायस्ड नजर नहीं आते हैं। समझ में नहीं आता कि भारत के बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े उद्योगपति, जिनकी गिनती टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड में होती है, ऐसे तो कुछ हैं, वो भारत को जलाना क्यों चाहते हैं? उनको क्या इंटरेस्ट है कि सुबह से शाम तक लेके हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख करें? उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि सुबह से लेके शाम तक नफरत के पाठ लोगों को पढ़ाएं? ये प्रश्न सोचने वाला है कि ये उद्योगपति देश प्रेमी हैं या देशद्रोही हैं? क्या पैसे के लिए वो देश को बेच सकते हैं? क्या पैसे के लिए वो देश को जला सकते हैं? क्या पैसे के लिए वो देश को तोड़ सकते हैं? एविडेंसेस ऐसे ही हैं। चंद लोगों को छोड़ के जो सामने आ रहा है वो एक किस्म से विभत्स रूप है। अब शक हो रहा है कि अब अडानी हो या अंबानी हो या इन जैसे कई और जो कि मीडिया चैनल्स के किंग हैं या उनके मालिकाना हक जिनके पास हैं, क्या वो वास्तव में देश प्रेमी हैं? इस देश को फला फूलता देखना चाहते हैं, या इस देश को दुनिया के सामने बर्बाद कर देना चाहते हैं? अगर आग इन्होंने लगाई है तो फिर मुझे याद आता है कि पाकिस्तान ने भी कुछ साल पहले आतंकवाद के खड्डे खोदे भारत के लिए थे, अंततः गिरा खुद उसमें। आज इन्होंने भारत को जलाने की जो ये सारी की सारी इनकी कोशिशें हैं, ये भी एक किस्म का आतंकवाद है। यहां पर मैं कहूंगा, जो मीडिया आउटलेट्स भारत के अंदर आग लगाना चाहते हैं, भारतीयों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, इनको आतंक के अंदर या उसके डोमेन के अंदर ही सम्मिलित करना चाहिए। ये कहीं से भी देश प्रेमी नहीं है जो रोज शाम को 4 आदमियों को 6 आदमियों को बिठा के नफरत का बाजार फैलाते हैं। विषय यही है कि इन्हें देश प्रेमी कहा जाए या देशद्रोही कहा जाए। इनका एजेंडा अब बहुत बड़ा है। अब एजेंडा पैसा कमाना, उद्योग नहीं है। अब एजेंडा मच बियॉन्ड दैट है कि नैरेटिव सेट करना है इस देश का। मुझे लगता है कि वो राह से भटक गए हैं। वक्त आ गया कि कोई ऐसी सत्ता आए जो इनको बताए कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम तो कुछ और था, लेकिन तुम अपने आप को उद्योगों के मालिक बनते बनते तुम इस देश के मालिक बनना चाहते हो। शायद
राजनीतिक सत्ता को भी हासिल करना चाहते हो, मीडिया की सत्ता को भी हासिल करना चाहते हो, शायद आप ही वो व्यक्ति हो जो देश की नीतियां भी बनवाना चाहते हैं। आपके इशारों पर पर्ची जाती है तो बजट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, आपकी पर्ची हर 15 दिन में जाती है तो विंडफॉल टैक्स के अंदर गिरावट आ जाती है, आपकी पर्ची आती है तो नीतियों के अंदर बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, क्योंकि अब बजट भी आप बनवाते हो, नीतियां भी आप बनवाते हो, इस देश को आगे ले जाने का जो रोड मैप है वो भी आप बनाते हो, और सत्ताधीश जो हैं वो वही करते हैं जो आप चाहते हो। आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हो गई हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये देश प्रेम नहीं है, देशद्रोह है जो आप कर रहे हैं। और इसे मैं अपने चैनल पर ओपनली कहता हूं कि आप भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं, उद्योगपति हो तो उद्योग चलाइए, बस इतना काफी है, लेकिन आपने तो एक दूसरी खाल ओढ़ ली है। यही सब्जेक्ट है। बात करेंगे आज 4 विद्वानों से, हिंदुस्तान के जाने पहचाने चेहरे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आनंद वर्धन सिंह जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल जैन जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार और जय हिंद। आनंद जी, अब कौन से युग में आ गए हैं? यहां से कहां जाएंगे हम? इन्हें क्या कहा जाए? ये देश के नए राय बहादुर हैं साहब, स्वागत कीजिए इनका। आनंद जी। जी, दिनेश जी, मैं थोड़ा इसको अलग ढंग से देखता हूं। मैं ये मान रहा हूं कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज नहीं, सदैव जितने ये जो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, इन लोगों का कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। फर्क ये हो गया है कि चीजें आज बहुत ओपन हो गई और ये नंगे ढंग से सामने आ गए हैं। मैं 4-6 नाम इसलिए बोल रहा हूं कि दर्शकों को समझने में आसानी हो जाए। अगर न्यूज़पेपर की प्रिंट की बात करें, और जैसा आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंबानी और अडानी साहब का नाम ले ही लिया, प्रिंट में अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स कौन चलाता है? साहू जैन ग्रुप और बिरला जी की या उनकी शोभना भारती। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों जरा समझ लीजिए, ये सारे व्यवसायिक लोग हैं ये, और ये व्यवसायिक, जैसे मान लीजिए मैं व्यवसाय करूं तो मेरे मुझसे 20 गलती होंगी, लेकिन अगर कोई अग्रवाल साहब या कोई मारवाड़ी व्यवसाय कर रहा है तो उसके पास, जिसको कहते हैं ना, घुट्टी में व्यवसाय है वो उनके। और ये अच्छी बात है, मतलब मैं हरदम एक चीज सार्वजनिक रूप से कहूं, मैं अपना सीए हरदम किसी अग्रवाल या किसी मारवाड़ी को रखता हूं। मैं, आप लाख अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो, आप अगर किसी और उसके, तो मैं नहीं उसको अपने सीए रखता हूं। मुझे हरदम लगता है कि वो नेचुरल एक चीज है उनके पास। दैनिक जागरण गुप्ता जी, अमर उजाला माहेश्वरी जी, दैनिक भास्कर अग्रवाल साहब। आप आंख बंद करके कोई नाम ले लीजिए। होता क्या है कि ये सब व्यवसाय है इनके लिए। अब हम लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, जो पत्रकारिता है बड़ा पवित्र काम है और इस पवित्र काम में मिशन की तरह काम करना चाहिए। ये एक जमाने में पवित्र काम तब था जब इसके एडिटर अगर अपना न्यूज़पेपर चलाते थे तो हरिजन चलाते थे, गांधी जी, और नेहरू से लेके जॉर्ज फर्नांडिस से लेके चंद्रशेखर से लेके आप जिसका नाम लीजिए, हाल के दिनों तक कोई भी व्यक्ति जो बड़ा राजनेता बनना चाहता था वो अपना पेपर भी चलाता था। एक छोटे से पेपर का नाम, एक पत्रिका का नाम लूंगा, बहुत कम चलती थी, लेकिन जो उसका दबदबा था जब हम लोग बड़े हो रहे थे, दिनमान नाम की एक पत्रिका थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की थी। उसका बहुत सर्कुलेशन नहीं था, उनकी प्रीमियम मैगजीन नहीं थी, लेकिन उसका दबदबा था। अगर आपको याद हो, जब एमजे अकबर साहब ने संडे और रविवार शुरू किया, उसका दबदबा था। व्यावसायिक रूप से इंडिया टुडे बहुत अच्छा है, चल रहा है। इंडिया टुडे से अच्छा सर्कुलेशन, मार्केटिंग, उसका कागज, उसकी छपाई, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन जो बात संडे में थी यार, और ये लोग इंस्टीट्यूशंस थे, इंस्टीट्यूशन इसलिए थे, आज की तारीख में एमजे अकबर साहब के लिए लोग कुछ भी कह लें, लेकिन एक समय इस देश का बड़ा संस्थान के रूप में काम करते थे। चाहे वो उदयन शर्मा साहब हो, चाहे वो एसपी सिंह साहब हो, इस देश के जो पिछले 30-40 साल के जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं इन 3-4 लोगों से जो उस संस्थान से निकले थे, उनका कुछ ना कुछ संबंध रहा है। कभी साथ काम किए हैं, कभी वो किए हैं, कभी उनके पत्र में रहे हैं, कुछ ना कुछ रहा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देश का व्यवसायीकरण नहीं हो गया, हमारा और आपका व्यवसायीकरण हो गया है। अगर हमारे और आपके अंतिम संस्कार के लिए अमेज़न आज अंतिम संस्कार के पैकेज दे रहा है, भाई आप अपना वो करिए और आपको अंतिम संस्कार का सारा सामान आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा। अगर आप इस हद तक व्यवसाय में आ गए हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता है। अब दूसरी बात यह है कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है, तो इसका सर्टिफिकेट केवल एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक कुछ लोगों को है।
हमको आपको ये कहने का भी, अगर आप ये कह भी रहे हैं तब भी आप देशद्रोही हैं, क्योंकि आपको ये किसने सर्टिफिकेट दिया? ये तो सबसे पहले इसी पे एफआईआर हो जाएगी। शायद कानून में बदलाव अगले 2-4 महीने में भी हो सकता है, 2-4 दिन में भी हो सकता है, 18 कि ये आप ये कह भी नहीं सकते कि ये देशप्रेमी और देशद्रोही। मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं, ये अजीब सा देश है जहां कॉर्पोरेट टैक्स, बड़े आदमियों का टैक्स घटाया जाता है और छोटे आदमियों को टैक्स के उसमें एम्बिट में लाया जाता है। यहां जीएसटी का कलेक्शन जो होता है, मैं आप लोगों जैसा विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत मोटी बात कर रहा हूं। जीएसटी के कलेक्शन में रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और अपने हवाई जहाज से उड़ने वाले का कंट्रीब्यूशन कम है। और मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जो दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। इस पे बहुत से शोज दिनेश जी भी कर चुके हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अखिल स्वामी भी कर चुके हैं, तमाम शोज कर चुके हैं। पुराना गूगल कर लीजिएगा, नीचे आप लगा भी दीजिएगा, वो पता लग जाएगा। मैं बात सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि अब ये समझ में आ गया है, क्योंकि अगर ये पत्रकार, ये एजेंसीज अगर देशद्रोही हैं, तो इनको जो पेट्रोनाइज करता है, इनको जो खाद और पानी देता है, उसको क्या कहेंगे? अगर इनके साथ कोई खड़ा तो उसको क्या कहेंगे? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक नई प्रवृत्ति और हो गई है कि आप सबको गाली दीजिए और सबको गाली देके फिर आप अपने आप उस पर चर्चा चलने दीजिए। मैं एक पर्टिकुलर नाम इसलिए ले रहा हूं, उसको कह के खत्म करूंगा, वो जानना जरूरी है। संबित पात्रा साहब ने इस देश में पत्रकारिता में गाली कैसे दी जाती है, उसके अगर पहला कोई व्यक्ति माना जाएगा, तो किस तरह से गंदी गंदी गाली और किस तरह से लोगों के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप उनके चरित्र के ऊपर लाया जाता है, उस यूनिवर्सिटी अगर कभी एस्टैब्लिश होगी तो उसके पहले वाइस चांसलर संबित पात्रा साहब होंगे। बाकी लोग उसके छोटे मोटे वो हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कल या परसों को आदमी आके टीवी पे कहता है कि ये विपक्षी गठबंधन के साथ ये फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी खड़ा हुआ है और ये उसके अगल बगल खड़े। अरे भाई, फारूक अब्दुल्ला किससे तुम्हारी तुलना? उसके पिता ने, अगर कश्मीर आज नहीं आपके पास होता, नंगे हाथ और डंडे से उसने उन पाकिस्तानियों के उनको रोका था। हिस्ट्री का पता नहीं है और आज वो एक निर्वाचित सांसद है, कोई एफआईआर नहीं होती। आप कैसे कह सकते हैं फारूक अब्दुल्ला के बारे में? वहां का पुराना मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, लड़का उसका बीजेपी की सरकार में मंत्री था। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अब मीडिया को, अब आप उसको, अगर मीडिया राष्ट्रद्रोही है तो जो लोग इसको खाद और पानी दे रहे हैं उनके हिसाब से भी उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह की वही वाली पैमाना लगना चाहिए। मैं अभी फर्स्ट राउंड में इतनी बात कह रहा हूं, आगे अगर समय मिलेगा तो फिर कहूंगा अपनी बात। जी, बहुत